नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अपने भौतिक विज्ञान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के बारे में इससे पहले अपने कुछ लेक्चर हो चुके थे, जिसके अंतर्गत अपने सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका या महत्वपूर्ण जो बातें हैं, प्रमुख जो तथ्य हैं, इनसे अवगत हो चुके थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने नेक्स्ट इसका भाग पढ़ने जा रहे हैं और विद्युत धारा एवं चुंबकत्व का आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने लग रहे होंगे वो करेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस है, कि अपने प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा, अपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और आपने बताया कि सर जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ इस प्रकार से साइन का यूज़ किया जाता है। आर का मतलब हो गया एक प्रतिरोध या इसका रेजिस्टेंस। ओके मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपको जैसा कि पता है बात समझ में आ चुकी है। प्रतिरोध करता क्या है सर? प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, अर्थात किसी भी चालक तार के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर जो करंट बहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, उस धारा के अंदर जो रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न होती है, इसको प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? सर बिल्कुल आई। मेरे प्यारे साथियों, आज अपने इसका प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, कि इसके आगे और कितने प्रतिरोध जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपने बात करेंगे कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो ऊष्मा से कैसे संबंधित है, हीट से कैसे संबंधित है, कि हीट का जनरेशन कैसे होता है, उसके अंदर हीट जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें अपने करेंगे। ठीक है, ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या था, ताकि अपने को प्री प्लान पता हो कि आज अपने डिस्कस क्या करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न को यहां तक छोड़ दिया था। प्रश्न था प्रतिरोधकता से संबंधित। प्रतिरोधकता का मतलब मैंने बताया था आपको रेजिस्टिविटी, या इसको विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरोधकता आपने पढ़ी थी कि जो R होता है वो इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, रो L अपॉन में A के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरोध होगा या प्रतिरोधकता जो होगी, प्रतिरोधकता जिसको अपने रो से इंडिकेट करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो रो इज इक्वल टू आर का मल्टीप्लाई ए से, तो आर ए इज इक्वल टू एल। एल क्या थी? चालक तार की लेंथ थी। ए क्या था सर? ए था चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या उसका डायमीटर, या उसकी मोटाई, सिंपल भाषा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, वायर है। तो ये वायर का ये वाला जो पार्ट है, इसको कहा था अपने ए से डोनेट किया था। ए का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया और एल का मतलब हो गया इसकी लेंथ। मात्रक की अगर बात की जाए, किसके मात्रक की बात? प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, यूनिट है, इसका अगर अपने निकाला जाए तो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों कि ये यूनिट जो होता है वो हमेशा फॉर्मूले से निकालना सीखा है। डायरेक्ट रटने से बेहतर है इसको फाइंड कैसे करते हैं, इस बात पर ध्यान देना। तो गौर फरमाएं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसको अपने इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर की जगह पर क्या रखेंगे? ओम, क्योंकि प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एल। लंबाई को किस में मापते हैं सर? मीटर में मापते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मात्रक क्या आ गया? ओम गुना मीटर। यहाँ पे इसको हिंदी में लिखेंगे तो ओम इंटू मीटर, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? सर बिल्कुल आने लग रही है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। और बहुत बार परीक्षा के अंदर एज इट इज पूछा भी गया है। यहां जो मैंने आपको प्रश्न दिया था वो कुछ ऐसा भी था कि जो प्रतिरोधकता जो है, रो है, वो किन किन प्रतिरोधकता है, वो किस किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात, या ये कह सकते हैं जो प्रतिरोध होगा, इसके अंदर जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इसका जो काट क्षेत्रफल ए है, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर हो,
और जो लंबाई है L ये 1 मीटर हो, तो उस चालक तार की, इस चालक तार की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि अगर इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर रख दिया जाए, किसका क्षेत्रफल, इस चालक तार का, कौन सा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आर की वैल्यू अपने पास पड़ी एज इट इज, क्योंकि प्रतिरोध पर तो कोई इफेक्ट नहीं डालना अपने, तो इफेक्ट किस पर डालना, एक तो एरिया पर और एक लेंथ पर। तो अगर क्षेत्रफल इकाई कर दिया जाए 1 अपॉन में लेंथ भी क्या कर दी जाए, इकाई कर दी जाए, तो एक से तो एक कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, रो इज इक्वल टू आर। तो इससे अपने क्या बात साबित हुई, इससे यह उद्देश्य सामने आया, इससे यह बात या यह तर्क सामने आया कि जो किसी भी चालक तार का क्षेत्रफल इकाई कर दिया जाए या लंबाई इकाई कर दी जाए, तो जो प्रतिरोधकता होगी वो प्रतिरोध के इक्वल हो जाएगी, जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, प्रतिरोध के इक्वल हो जाएगी। अर्थात कि चालक तार के अंदर जो प्रतिरोध होगा, जो बाधा होगी, वो ही प्रतिरोधकता हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। तो इससे एक बात और भी सामने आई कि जो प्रतिरोधकता है या जो प्रतिरोध है यहाँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए दोनों को एक ही मानकर चल सकता हूं इस कंडीशन के अंदर। तो प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोध जो होगा चालक तार का, वो चालक तार की लंबाई, चालक तार के क्षेत्रफल, चालक तार की चौड़ाई, इन सभी पर निर्भर नहीं करेगा, नथिंग डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर करेगा सर किस पर, तो निर्भर जो करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो करेगा किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी, चालक तार के तापमान पर, टेम्परेट पर, या उसके पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। नोट करते चले जाना, लिखते चले जाना, द नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति पर या तापमान पर निर्भर करेगी। कौन करेगी? प्रतिरोधकता, किसके? चालक तार के। क्या इतनी बात समझ में आई? तो चालक तार की जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक एक रख के देखा तो इक्वल ही आ गया ना, क्षेत्रफल और लंबाई और चौड़ाई वो तो कट गई, बचा तो प्रतिरोध ना। तो प्रतिरोध है वो ताप पर या पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति का मतलब कि जो आप पदार्थ ले रहे हो, जो वायर ले रहे हो, वो कैसी है, किस मेटल की बनी है, धातु की है, अधातु की है, चालक है, अर्धचालक है या अचालक है, ठीक है ना। ये होती है पदार्थ की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ मैटर। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? सर बिल्कुल। तो ये था, आपसे प्रश्न पूछा गया और ये इसके अंदर थोड़ी सी बात रह गई थी जो अभी अपने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी, आप अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा अपने जान लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, या इसको अध्ययन की दृष्टि से अपने दो प्रकार से पढ़ते हैं। सर कौन कौन सा? सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 समानांतर या समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार से पढ़ते हैं मुख्य रूप से, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिए दो बातें सामने आई। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया कि किसी ना किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोधों का कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस का कर रहे हैं, आर का कर रहे हैं, तो प्रतिरोध कहीं ना कहीं एक श्रेणी के अंदर जोड़े गए होंगे, एक सीरीज के अंदर जोड़े गए होंगे। दूसरा जो शब्द है वो ये प्रदर्शित कर रहा है, समांतर का मतलब क्या होता है कि कोई एक लाइन है, जस्ट उतनी ही दूरी पर दूसरी लाइन हो, इनकी बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, तो ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऐसे करके जोड़े गए होंगे बराबर दूरी पर, अर्थात समांतर क्रम के अंदर। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, चित्र सहित समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, प्रतिरोधों के संयोजन में सर्वप्रथम अपने पढ़ने लग रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। और एक बात ध्यान रखना, रेलवे के अंदर ग्रुप डी या एनटीपीसी के अंदर इसमें से एक प्रश्न आए बार बनता है, ठीक है। इस पर प्रश्न है वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी बन सकता है और डायरेक्ट थ्योरी में से प्रश्न भी बन सकता है। श्रेणी क्रम संयोजन की अगर अपने बात करें तो यह कैसा संयोजन है, प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं, तो बताया जाता है कि किसी एक प्रतिरोध को किसी दूसरे प्रतिरोध के सिरे पर इस प्रकार से और उस प्रतिरोध को किसी तीसरे प्रतिरोध के सिरे पर इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को मिलाकर जोड़ा जाए, सिरों से सिरे पर जोड़ा जाए, तो बनने वाला जो क्रम होगा या संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, कुछ इस प्रकार से। अब इसको जोड़ दिया जाए एक बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से, और कुंजी को ऑन कर दिया जाए, अर्थात करंट प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है जो धारा है वो कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है। क्या ये बात राइट है सर? बिल्कुल है। ये प्रतिरोध को दर्शा रहा है, तो R1 पहला प्रतिरोध, R2 और R3। मुझे एक बात बताओ, आपने बताया कि जो धारा I है वो इसके अंदर बह रही है, सर बिल्कुल बह रही है। धारा I है वो पहले प्रतिरोध के अंदर जाएगी इस प्रकार से, फिर वही धारा दूसरे के अंदर, वही धारा तीसरे के अंदर, और वापस यहां अपने नेगेटिव टर्मिनल पर लौट आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का जो मान है, करंट I का जो मान है वो एक जैसा रहता है, इक्वल रहता है, समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा है वो समान रूप से फ्लो करती है, इक्वल बहती है। तो सर बदलता क्या है, विभवांतर बदलता है, वोल्टेज का मान बदलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है, सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, इस चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसका मान बदलेगा, अर्थात V बदल जाएगा। विभवांतर अलग अलग होगा, इस प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ठीक है। अब सर श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, इतनी ये जो प्रतिरोध आपने जोड़े हैं, ठीक है, इसको लगाने का मतलब क्या हुआ सर? प्रतिरोध तो एक जोड़ देते तार के अंदर, फिर 3 3 4 4 2 2 ऐसे सीरीज के अंदर लगाने का क्या मतलब? मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब क्या हो गया उसको ध्यान से सुनना। देखिए ये मान लीजिए कोई 3 आदमी है, पहला आदमी है, ये दूसरा प्रतिरोध दूसरा आदमी है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तीसरा आदमी है। अब ये तीनों आदमी काम कर रहे हैं, अगर इन तीनों आदमियों की जगह मैं सोच रहा हूं कोई एक आदमी इतना ही काम कर दे तो क्या थोड़ी आसानी नहीं हो जाएगी क्या? एक तो 3 आदमी इतना काम कर रहे हैं ये मिलकर सारा, और एक ऐसा आदमी आए इतना ही काम, तीनों जितना ही काम अकेला कर दे, तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों के कोई ना कोई बराबर आदमी आए या इसके समतुल्य आए। समतुल्य का मतलब इक्वलेट, ठीक है ना, इक्वलेट, इसके समतुल्य आए। तो R प्रतिरोध इक्वलेट मतलब इक्वलेट अर्थात समतुल्य। तो बताया जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करती हैं, सभी प्रतिरोधों का, जितने भी आपने प्रतिरोध जोड़े हैं उन सभी प्रतिरोधों का योग कर दें, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक समतुल्य प्रतिरोध के इक्वल हो जाएगा। R इक्वलेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपने प्रतिरोध जोड़े हैं उन सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य होगा अर्थात जो इक्वल होगा वो एक होगा, R इक्वलेट। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R। अब दूसरी बात सर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ध्यान देना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो कहता है वो ये कहता है कि जो आपने इसके अंदर प्रतिरोध लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विभवांतर के। जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा V के, विभवांतर के।
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर V का मान अर्थात इसके सिरों के मध्य जो V है इसको बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। ठीक है, धारा क्यों नहीं ली? क्योंकि धारा तो इक्वल बहती है, धारा तो इक्वल। अगर आपने यहां धारा मान लीजिए 5 ओम की भाई, 5 ओम की धारा आपने इसके अंदर प्रवाहित की, तो स्वाभाविक सी बात है, अभी मैंने बताया कि धारा का मान तो इक्वल रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो धारा का मान इक्वल रहेगा तो इस सिरे पर भी धारा एक जैसी 5 ओम ही होगी, यहां भी 5 ओम होगी, यहां भी 5, ऐसे करके 5 एम्पियर धारा अगर 5 एम्पियर धारा अगर 5 एम्पियर भाई जाए तो पूरे सर्किट के अंदर जो फ्लो करने वाली जो करंट होगी वो पूरी की पूरी 5 एम्पियर तो होगी। ठीक है, धारा तो 5 एम्पियर ही रहेगी ना, क्योंकि धारा का मान तो इक्वल है। तो सर बदलेगा क्या? विभवांतर। विभवांतर बदलेगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। विभवांतर बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। इसीलिए कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ध्यान रखना, प्रश्न भी बनने की संभावना पूरी रहती है। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ध्यान देना, एक इस प्रकार का न्यूमेरिकल दिया जाए कि ये लो, ठीक है, इसको एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। पहला जो प्रतिरोध R1 है ये मान लीजिए 3 ओम है, दूसरा है 2 ओम और तीसरा है 1 ओम। ठीक है, अब ये तीनों जो प्रतिरोध है इनके बराबर कोई एक प्रतिरोध समतुल्य बताओ जो इतना ही काम कर दे, मतलब इतना ही रेजिस्टेंस पैदा कर दे। तो आप कहेंगे सर R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला होता है किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो वैल्यू रख दो, R1 कितना है 3, R2 कितना है 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो प्रतिरोध R इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे परिपथ के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, टोटल समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 6 ओम होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई। इसे कहते हैं सर सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन। एक बात और ध्यान रखना, जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। बहुत बार नाम इसका दूसरा भी लिख दिया जाता है, श्रेणी क्रम को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। नंबर 2 बात समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। सर ये क्या होता है? इसके अंदर जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, कैसे कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? ध्यान देना, इसके अंदर कनेक्ट किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, पैरेलल होता है ना, इसीलिए एक बीच में और जोड़ दिया जाए ऐसे करके। तो क्या ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए क्या? सर बिल्कुल। और इसको जोड़ दिया जाए एक V वोल्ट की बैटरी से कुंजी के, और धारा प्रवाहित करना स्टार्ट। धारा बहेगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल I। अब मेरे को बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपने क्या समझा था? ये इसका एक पॉइंट है जहाँ से इसको जॉइंट किया गया पॉइंट A, और इसको जॉइंट किया गया वो पॉइंट B। मेरे को एक बात बताओ कि प्रतिरोधों का ये संयोजन के अंदर जब अपने श्रेणी क्रम डिस्कस किया था अभी, तो श्रेणी क्रम के अंदर धारा का जो मान था वो एक जैसा था, 5 एम्पियर धारा भाई, तो पूरे सभी प्रतिरोधों में 5 एम्पियर बहकर लौट रही थी। यहाँ मान लो मैंने 7 एम्पियर धारा बहा दी, I इज इक्वल टू 7 एम्पियर। क्या एक जैसी बहेगी? कुछ धारा इधर भी जाएगी, कुछ धारा इस प्रतिरोध पर भी जाएगी, कुछ धारा इधर भी जाएगी। तो जो धारा होगी वो अलग अलग विभाजित होगी, अर्थात समान नहीं रही, विभाजित होगी, असमान होगी। तो ये पहला प्रतिरोध R1, R2, R3, तो 7 एम्पियर की जो धारा है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लीजिए यहाँ 4 एम्पियर चली गई, यहाँ 2 एम्पियर चली गई, यहाँ 1 एम्पियर, तो टोटल होगी ना 7 एम्पियर। यहाँ तक 7 एम्पियर रहेगी। जब पॉइंट बी पर आ जाएगी, सारी की सारी धाराएं एक जगह पर जॉइंट है, सारे के सारे जो प्रतिरोध है वो एक बी पॉइंट पर जॉइंट है। तो जो 7 एम्पियर आपने धारा बहाई थी वो यहाँ पर आकर क्या 7 एम्पियर हो जाएगी क्या वापस? बिल्कुल हो जाएगी सर।
इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जिसके अंदर जो लगाए गए समांतर क्रम के अंदर है प्रतिरोध है, उन सभी प्रतिरोधों में धारा जो होगी वो अलग अलग बहेगी, एक जैसी नहीं बहेगी। तो धारा का जो मान हो जाएगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, असमान होगा। तो फिर समान क्या होगा, ये सिरा ए ये सिरा बी, तो दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न होता है विभवांतर वी, तो वी क्या हो जाएगा समान, अर्थात विभवांतर एक जैसा होगा, विभव का मान एक जैसा रहेगा, विभवांतर एक जैसा रहेगा, विभवांतर एक जैसा रहेगा, लेकिन धारा क्या हो जाएगी अलग अलग। तो सर बताओ कि इतने प्रतिरोध लगाए 1 2 3, इन सभी का जो समतुल्य हो जाएगा, सभी को अगर जोड़ दिया जाए या सभी को एक कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा। समतुल्य का मतलब एक जैसा, मतलब इन तीनों के समान कोई एक, इन तीनों जितना कोई एक काम करे ऐसा आदमी चाहिए। तो ऐसा आदमी मतलब समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R इक्वलेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आगे कितने भी जोड़े जाएं। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन के अंदर समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र या फॉर्मूला। ओके ठीक है। एक बात छोटी सी और ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि धारा जो होगी वो यहां एक जैसी होगी, बदलेगा क्या विभवांतर, धारा तो अलग अलग होगी, विभवांतर क्या रहेगा एक जैसा, विभवांतर क्या रहेगा एक जैसा। अब V जो विभवांतर है, वोल्टेज है जो सिरों के मध्य उत्पन्न होगा, वो तो एक जैसा ही है, बदल कौन रहा है धारा। तो कहते हैं जो धारा बह रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रतिरोधों के या प्रतिरोध के। अर्थात धारा बढ़ा देंगे, धारा 7 एम्पियर थी मैंने कर दी 12 एम्पियर, धारा बढ़ा दी, प्रतिरोधों का जो मान है अर्थात जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। अब 12 है, अब 12 को 3 भाग के अंदर बांटा जाए तो 4 4 4 4 भाग आए ना, तो कम हो गया ना अपने आप ही, अरे कम हो गया ना अपने आप ही, बिल्कुल। तो इसी को समझते हुए थोड़ा यहां समझने का प्रयास करना, धारा घटा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाए। ठीक है, इस बात को आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। चलो अब थोड़ा सा अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न बनने की यहां संभावना रहती है, पूरी ध्यान देना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पूछता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा यदि प्रतिरोधों का मान यहाँ 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 5 ओम है। बताइए कि ए और बी के मध्य, ए व बी के मध्य आर इक्वलेट कितना होगा, प्रतिरोधों का समतुल्य कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात आपको दिखाई दे रहा है कि इतना जो भाग है वो तो समांतर क्रम है और इतना भाग है वो श्रेणी क्रम है क्या सर, बिल्कुल है। तो समांतर क्रम को पहले ज्ञात कर ले, इन सभी को एक बना ले, एक बनाते ही ये श्रेणी क्रम के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, तो तीनों के तीनों श्रेणी क्रम बन जाएंगे। श्रेणी क्रम बन जाएंगे तो तीनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम का फॉर्मूले से। तो सबसे पहले प्री प्लान क्या बना कि जो समांतर क्रम का जो भाग है, समांतर क्रम का जो पोर्शन है, इसको एक बना दो, इक्वलेट एक बना दो। तो एक कैसे बनाएंगे भाई, समांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है आपके सामने 1/R1, 1/R2, 1/R3। R1 पहला प्रतिरोध कितना है 1/3, दूसरा कितना है 1/3, तीसरा कितना है 1/3। 3 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3/3, काटेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 ओम आ गया, तो ये वाला है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। आगे वाले चल ही रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया 1 ओम, ये 4 ओम पड़े ही अपने पास, और ये हो गया 5 ओम। अब ए और बी के मध्य अपने को क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ध्यान देना, अब ये जो डायग्राम है
ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया सर? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है सर? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सभी को जोड़ दो, R1 1 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 10 ओम। ठीक है, तो ए और बी के मध्य जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल 10 ओम हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, साथ ही साथ एग्जांपल्स भी नोट करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आने लग रही है? सर बिल्कुल आने लग रही है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। समांतर क्रम संयोजनों को आपने अच्छे से समझा। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना। एक छोटी सी हेडिंग आती है, एक टॉपिक आता है बीच में, कौन सा सर? चालकत्व क्या होता है? चालकत्व, चालकत्व। ठीक है, चालकत्व क्या होता है सर? कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, किसी भी चालक का कंडक्टेंस क्या होता है? तो ये कहता है चालकत्व, चालकत्व को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी का जो मान होगा वो होगा कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर। किसी भी प्रतिरोध के अंदर, किसी भी प्रतिरोध का चालकत्व क्या होगा? जी का मान क्या होगा? जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर। 1 अपॉन में आर का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। परिभाषा क्या बन गई? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अर्थात इसका उल्टा। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। तो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर। यह समझाने का तात्पर्य यह है कि यहां से आपका एक छोटा सा प्रश्न बनता है मात्रक। ठीक है, चालकत्व का मात्रक पूछा जाता है, आपसे यूनिट पूछा जाता है। ठीक है, कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? जी का यूनिट अपने क्या फाइंड करेंगे? 1 अपॉन में आर। आर क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है सर? ओम। तो 1 ओम का मतलब क्या हो गया? ओम इनवर्स, क्योंकि ओम का भाग 1 में देंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसको ओम इनवर्स ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ओम इनवर्स। इसका और भी एक मात्रक होता है महो। महो, महो से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मात्रक और होता है चालकत्व का, एसआई मात्रक भी जिसे कहते हैं सीमेन। सीमेन, ठीक है, एक मात्रक और होता है सीमेन। तो ये सारे के सारे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालकत्व जो है उसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स महो, इसको महो से रिप्रेजेंट करते हैं, या एसआई मात्रक क्या हो गया इसका? सीमेन। क्या हो गया? सीमेन। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सर? बिल्कुल आई। ठीक है, ओके, तो चालकत्व के बारे में अच्छे से समझा। यह किससे संबंधित था? प्रतिरोध से संबंधित था। एक होती है चालकता, किसी भी चालक तार की चालकता क्या होती है? कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी चालक तार की कंडक्टिविटी क्या होती है सर? तो जैसे चालकत्व जो था, जी जो था चालकत्व, ये प्रतिरोध से संबंधित था, प्रतिरोध का उल्टा था। ऐसे ही चालकता, कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन है, इसका सिंबल है सिग्मा। तो चालकता क्या होती है? चालकता सिग्मा इज इक्वल टू 1 में प्रतिरोधकता, अर्थात रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अपने पढ़ के गए हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्रतिरोधकता, लिखते चले जाना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम इज इक्वल टू चालकता या सिग्मा। तो यहां से इसका मात्रक क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों? मात्रक यूनिट, मात्रक 1 प्रतिरोधकता, 1 रो। तो 1 रो का मात्रक मैंने अभी बताया था, अभी निकाला था जब अपने लेक्चर स्टार्ट किया था। अभी रो का मात्रक मैंने क्या बताया था आपको? रो का मात्रक मैंने क्या बताया था आपको कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्या होता है? ओम इंटू मीटर। मात्रक इसका ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो रो की जगह पर क्या रख देंगे? ओम इंटू मीटर। साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ओम इंटू मीटर। तो पूरा मात्रक क्या आ जाएगा? 1 ओम इंटू मीटर है।
ठीक है, 1/ओम इंटू मीटर है, ओम इंटू मीटर का 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। क्या इतनी बात समझ में आई, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अभी अभी पढ़ के गए हैं ओम इनवर्स, ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, जी का होता है, अर्थात चालकत्व का, चालकत्व का, ठीक है। तो चालकत्व का मात्रक होता है, चालकत्व का एक मात्रक और भी होता है महो, सर महो भी होता है। तो क्या इस ओम इनवर्स को महो लिखा जा सकता है सर, इनटू क्या पढ़ा है, मीटर इनवर्स भी पढ़ा है, तो एक मात्रक और बन गया महो इंटू मीटर इनवर्स। सर महो का एक मात्रक और भी होता है, अर्थात चालकत्व को सीमेन से रिप्रेजेंट करते हैं, सीमेन, ठीक है। तो महो को सीमेन लिख दूं, सीमेन इंटू मीटर इनवर्स, 3 मात्रक किसके हो गए, 3 मात्रक की उसके हो गए। और ये तीनों के तीनों नोट करते चले जाना, आए कैसे आपको अच्छे से समझा दिया, इसको नोट करते चले जाना, महो इंटू मीटर इनवर्स या सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। क्या इतनी बात आपको समझ में आई सर, बिल्कुल आई, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ते हैं, एक छोटा सा इफेक्ट इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक बताओ, मैंने अभी बताया था कि जो करंट होता है, धारा होती है, इसका कहीं ना कहीं ऊष्मा से कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है सर। कहते हैं एक टॉपिक का नाम है इसके अंदर धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। सर धारा से ऊष्मा, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप घरों के अंदर विद्युत युक्तियों का उपयोग करते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, जैसे कि पंखा है। आपको पता है जब पंखा चलाते हैं कुछ समय के बाद में, जब वो काफ़ी समय तक चलता रहता है, रोटेट करता है, पंखा चलता कैसे सर, इलेक्ट्रिसिटी पर धारा देते हैं, करंट देते हैं, तभी तो चलता है। चलने के बाद में कुछ समय बाद आप उस पर हाथ लगा के देखना, वो गर्म महसूस होगा, ताप वहाँ मौजूद होगा। ताप का मतलब ऊष्मा वहाँ रिलीज होगी, अर्थात ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। तो आपने क्या इसको जानने का प्रयास किया कि सर हमने तो दी थी उसको विद्युत ऊर्जा, कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, ऊष्मा ऊर्जा के अंदर, अर्थात ताप कैसे उत्पन्न हो गया, धारा देने से। तो इसका मतलब हो गया कि धारा का कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा ताप से, और ताप का मतलब क्या होता है, हीट, ऊष्मा। तो ऊष्मा का संबंध होता है बिल्कुल ताप से होता है सर, ठीक है ना। प्रेस है, अब प्रेस के अंदर भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रयोग में आता है, ठीक है। जैसे आपने उसमें धारा रिलीज की, करंट आपने उस पर दिया, तो कुछ समय बाद में वो गर्म होगी, विद्युत केतली है, गर्म होगी सर, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपने उसको करंट दिया, और वो करंट जो है वो किसके अंदर जनरेट हो गया, हीट के अंदर या टेम्परेट के अंदर, ताप के अंदर, और ताप दिया तो जो उसमें मटेरियल था वो तैयार हो गया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये कहता है ये जो ऊष्मा है, ये जो ऊष्मा है, ये H ऊष्मा जो होती है वो देने वाली, जो आप धारा दे रहे हो, करंट दे रहे हो, उसके वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, डायरेक्टली समानुपाती होती है। जो आप धारा दे रहे हो उसके डायरेक्टली समानुपाती होती है। इसका मतलब धारा का मान दुगना कर देंगे, चालक तार के अंदर धारा बढ़ा देंगे, करंट को दुगना कर देंगे, करंट को दोगुना कर देंगे, तो हीट क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी ना सर। 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, तो हीट अपने आप कितनी होगी, 4 गुनी होगी सर, बिल्कुल। दूसरी बात ये कहता है कि चालक तार के अंदर जो हीट उत्पन्न हो रही है, धारा देने पर जो हीट उत्पन्न हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस के, अर्थात प्रतिरोध के। प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा अर्थात हीट ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी भाई, कि जैसे मान लो ये तार है, तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमने का मतलब दौड़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तभी तो करंट इसके अंदर बहेगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, तो रुकावट ज़्यादा है, अगर एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय तक रुक गए तो उतनी जगह ज़्यादा गर्म हो जाएगी, अर्थात हीट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ताप वहाँ ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ करंट ज़्यादा हो गया, और जहाँ करंट ज़्यादा हो गया एक जगह पर, वहाँ ताप भी तो ज़्यादा होगा, अर्थात रेजिस्टेंस हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट के हो गया। तीसरी ये बात कहता है कि किसी भी चालक तार के अंदर जो उत्पन्न ऊष्मा है, हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी टाइम के। टाइम मतलब समय। सर ये कैसे हुआ, थोड़ा समझाना। बिल्कुल, हीट जो आपने यहाँ प्रोड्यूस की, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो समय के समानुपाती होती है। जितने समय धारा बहेगी किसी पदार्थ के अंदर, उतने ही वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उतने समय के लिए ज़्यादा। जैसे कि एक बल्ब है, विद्युत बल्ब आपने जला के रखा, एक तो 2 मिनट के लिए जला के रखा, तब आपने चेक किया कि कितना गर्म हो गया, फिर आपने आधा घंटा उसको जला के रखा, फिर आपने चेक किया, क्या दोनों के अंदर डिफरेंस होगा क्या? सर बिल्कुल। आपने कहा कि जब समय ज़्यादा दिया, आधा घंटा जला के रखा, तो 2 मिनट की बजाय वो ज़्यादा ताप था, उस समय ज़्यादा गर्म था वो बल्ब, ठीक है। अर्थात ज़्यादा समय दिया तो हीट भी क्या होगी, वहाँ ज़्यादा रिलीज होगी। तीनों को मिला दिया जाए तो H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। जैसा कि पता है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा, इस नियतांक को J से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान होता है निश्चित 1, क्योंकि नियतांक क्या, नियत वैल्यू है। तो H इज इक्वल टू I² RT। क्या इतनी बात समझ में आई? इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या किसी भी चालक तार के अंदर, जिस चालक तार के अंदर धारा बह रही है, उस चालक तार के अंदर अपने ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान रख देना, कितना ओम प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है और कितने समय के लिए हो रहा है, ये टी की मान रख देना, आपके पास चालक तार के अंदर प्रवाहित ऊष्मा का मान आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको जूल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपने ऊष्मा यहाँ रिलीज करवाई, ऊष्मा बह रही है, क्या ये ऊर्जा नहीं है क्या? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप तो होता है सर। ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही तो रूप होता है। बिल्कुल होता है सर। ऊर्जा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर वर्क के अंदर। अब एक छोटी सी बात यहाँ से और निकलती है, पावर, शक्ति, सामर्थ्य। सर व्हाट इज ए पावर? हालांकि अपने इसको अलग से चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है कि जो शक्ति होती है वो कार्य करने की दर होती है, और कार्य भी तो एक ऊर्जा का रूप है, अर्थात ऊर्जा करने की दर होगी, ऊर्जा उत्पन्न करने की दर होगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू, ऊर्जा इज इक्वल टू दर बटा समय। दर का मतलब समय। तो ऊर्जा क्या है यहाँ पर? H। क्यों? क्योंकि जो हीट आपने यहाँ प्रोड्यूस की है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि हीट है वही तो एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा है वही तो ऊष्मा। ऊष्मा कैसे पैदा हुई? क्योंकि ऊष्मा के अंदर ऊर्जा थी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। तो ऊर्जा क्या है यहाँ पर? H अर्थात ऊष्मा। तो H का मान यहाँ पर रख देंगे I² RT, बटा में एक समय और पड़ा T से T कट गया, वैल्यू क्या आ गई? I² R। ये वैल्यू किसकी आ गई? पावर की। P इज इक्वल टू I² R। ये पावर के बारे में बता रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो शक्ति होगी वो P इज इक्वल टू, किसी भी विद्युत युक्ति की शक्ति P इज इक्वल टू I² RT होता है। सर बिल्कुल होता है, ये बात हमें सत्य है। चलो एक बात और बता दूं, यहाँ एक छोटी सी बात और बता दी जाए कि P इज इक्वल टू R² RT है, I² RT है, तो I² का मतलब क्या हो गया? I का 2 बार गुना किया गया होगा। बिल्कुल। तो क्या मैं इसको IR इंटू आई लिख सकता हूं क्या? IR इंटू आई लिखा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल। तो ऊपर समझो, थोड़ा यहां ध्यान से समझो, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर समझ लो अच्छे से। आपने कहा कि P इज इक्वल टू IR इंटू आई, तो ओम का नियम क्या कहता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। ये तो पढ़ाया था मैंने कि जो विभवांतर V होगा वो IR के इक्वल होगा। क्या यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या कि V इज इक्वल टू होता है वो IR? ऊपर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ कि जो V होता है वो IR के इक्वल होता है सर। तो V IR होता है, तो IR की जगह पर क्या रख दी जाए? V। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये आ गया आपकी शक्ति, पावर, सामर्थ्य है। किसी भी विद्युत युक्ति की शक्ति क्या हो सकती है? P इज इक्वल टू V इंटू आई हो सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। अब ध्यान देना,
शक्ति के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। शक्ति ऊर्जा बटा समय या कार्य करने की दर। कार्य का मतलब ऊर्जा का रूप, और ऊर्जा है वो ऊष्मा का रूप, या ऊष्मा है वो ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा को अपने किससे डिनोट किया है, H से। तो H की वैल्यू I स्क्वायर आर टी रख दी, T से T कट गया, I स्क्वायर आर आ गया। I स्क्वायर आर, I स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि I को कहीं ना कहीं 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तो I स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो I R इंटू आई, तो आई आर किसके इक्वल होता है सर, वोल्ट के इक्वल होता है। तो V का मान यहां रख दिया, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब ये शक्ति है, शक्ति का मात्रक ऐसा ही मात्रक आप सभी को पता है सर, वाट होता है जी, वाट होता है, बिल्कुल। एक बात और बता दूं, इसका एक बड़ा मात्रक भी होता है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट। व्यवहारिक मात्रक है, बहुत बार परीक्षा के अंदर डायरेक्टली प्रश्न जनरेट होता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट के इक्वल होता है। क्या इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल आई। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट है। तो यहाँ से एक बात और भी निकल के आ रही है कि एक मात्रक और होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा एक बड़ा मात्रक है। ये प्रश्न पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है सर, ठीक है। इस वाली यूनिट को इसके अंदर कन्वर्ट करने लग रहे हैं, तो कितने जूल के इक्वल होगा, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 किलोवाट इंटू आवर, आवर का मतलब घंटा। तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वोट है, 1000 वाट। तो यहाँ वैल्यू रख दें 1000 आवर, घंटा। घंटे के अंदर सेकंड सर 3600, 3600। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 36 इंटू कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, या इसको ये लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया सर, जूल के अंदर। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के अंदर होता है, कितने जूल के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा। आया कैसे, ये सारा का सारा आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है सर? बिल्कुल, ठीक है। अब ये बात आपको थोड़ी और यहाँ बता दी जाए। बहुत बार प्रश्न यहाँ आपके डाउट रहता है कि सर ये कैसे हो गया कि अगर 36 इंटू 10 की घात 5 थी तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 कैसी होगी? अरे मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आपको पता है कि 3.6 है, इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस एक जीरो से 6 वाली एक जीरो काट देंगे तो जीरो कितनी रह जाएगी, 5 ही तो रह जाएगी, वापस वही फॉर्म तो बन गई। इसीलिए इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दशमलव में कन्वर्ट कर दिया। तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 3.6 इंटू 5 में एक जीरो बढ़ा दी, कितनी होगी, 6। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल आ गई। क्या इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल आई, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर नहीं कह सकते, अर्थात प्रतिरोध का जो टॉपिक है, प्रतिरोध, पूरा रेजिस्टेंस, ओम का नियम, सारी की सारी बातें इससे जो रिलेटेड थी, संबंधित थी, वो सारी की सारी बातें यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म क्या होता है। वैसे तो अगर अपने पढ़े 10th NCERT में देखा जाए तो जो चुंबकत्व है वो एक अलग से चैप्टर है, लेकिन कंपटीशन के अंदर जो चुंबकत्व है वो धारा से कैसे न कैसे रिलेट करता है, करंट से कैसे न कैसे संबंधित है। इसीलिए चुंबकत्व जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म है, वो अपने इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसको एक अलग से पार्ट लेकर कल अपने इसको डिस्कस करेंगे। ओके, साथ साथ नोट भी करते चले जाएं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। ओके मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।